हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायो लर्नर। आज हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये बेसिकली हमारी 11th एनसीईआरटी का यूनिट थर्ड है। इसमें 3 चैप्टर्स इंक्लूड कर रखे हैं सीबीएसई ने। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, सेल साइकिल एंड डिवीजन। हम इन तीनों चैप्टर्स को वन बाय वन पढ़ेंगे, लेकिन आज हम जो फर्स्ट चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो है उसे स्टार्ट करेंगे। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ बेसिकली जो सेल की स्टडी होती है, जो जो सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी होती है, उसे साइटोलॉजी बोलते हैं। तो साइटोलॉजी ओवरऑल टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये तीनों ही चैप्टर साइटोलॉजी के अंडर आते हैं। तो और नीट के अंदर भी इसमें कम से कम 8 to 10 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि 8 to 10 क्वेश्चन तो नीट के अंदर इससे आते ही आते हैं। तो 8 to 10 क्वेश्चन का मतलब है 40 मार्क्स के आसपास, 40 to 32 मार्क्स के आसपास ये वेटेज रखता है जो एंट्रेंस एग्जाम है। प्लस बोर्ड के अंदर भी हम इसे पढ़ेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे, तो हम बाकी चैप्टर्स को भी समझ पाएंगे ढंग से। तो सेम गोज विद द एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट सारे इंटरलिंक हैं इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर को पढ़ना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को हम एक बार पढ़ लेंगे तो फिर हम आने वाले चैप्टर जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स हैं, प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर्स हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है हमारा क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है, उसे हम बेटर अंडरस्टैंडिंग उनकी हमें हो पाएगी। इसलिए स्टूडेंट्स हम पहले इसे पढ़ेंगे। हमारे को सिग्निफिकेंस समझ में आ गया इस चैप्टर का, तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट दिस चैप्टर नाउ। फर्स्टली हमारे को इसमें देखना पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी को साइटोलॉजी बोलते हैं। और सेल से कम कोई भी स्ट्रक्चर लिविंग बीइंग की तरह रह नहीं सकता। हमारे को ये बात समझनी होगी, सेल से कम कोई भी स्ट्रक्चर। इस स्टेटमेंट का मतलब समझिएगा, थोड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। असर्शन एंड रीजन में भी ये आती रहती हैं स्टेटमेंट्स। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। सेल से कम कोई भी स्ट्रक्चर, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुइक ने पहली बार एक लिविंग सेल देखा था और डिस्क्राइब किया था उसे। और उन्होंने डिस्क्राइब करके इसे वाइल्ड एनिमल क्यूल बोला था, क्योंकि उन्होंने बेसिकली इसके पीछे भी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्योंकि एंटोन वॉन ल्यूवेनहुइक जो थे वो एक साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक शॉपकीपर थे। शॉपकीपर जिन्होंने खुद अपना माइक्रोस्कोप बिल्ड किया। माइक्रोस्कोप बिल्ड करने के बाद उन्होंने उसके अंदर जो बारिश का पानी होता है, बारिश का पानी जो रोड पे पड़ा होता है, उससे उसे उठा के लाए, उसके अंदर उसकी स्लाइड्स बनाई। और पहली बार बैक्टीरिया को उन्होंने, लिविंग सेल को देखा बैक्टीरिया को। और उन्होंने पब्लिश करी लेटर ऑन बुक द सीक्रेट ऑफ नेचर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट बुक थी उस टाइम के हिसाब से। और उस टाइम के हिसाब से डिस्कवरी भी काफी बड़ी थी। आजकल तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह भी, हालांकि उन्होंने खुद अपना माइक्रोस्कोप बिल्ड किया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काफी एडवांस चीज है जो हम आज के टाइम पे कर पाते हैं। उसके बाद सेल थ्योरी पे आते हैं। सेल थ्योरी में जो बेसिकली इनका सेल थ्योरी का क्रेडिट दो साइंटिस्टों को जाता है, जो मेनली एमजी स्क्लेडन, जो कि आपके जर्मन बॉटनिस्ट हैं। जर्मन वर्ड मिस हो रखा है पीपीटी में, लेकिन आप नोट कर लीजिएगा, जर्मन बॉटनिस्ट 1838 में एमजी स्क्लेडन। और ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थियोडरस कॉन जो थे 1839 में। इन दोनों ने मिलके सेल थ्योरी का इन दोनों को क्रेडिट जाता है। लेकिन सेल थ्योरी इन्होंने जो दी थी वो कंप्लीट अपने आप में कंप्लीट सेल थ्योरी नहीं थी। लेटर ऑन 1855 में रुडोल्फ वर्को ने जो है मॉडिफाई किया सेल थ्योरी को। और इन्होंने एक सेल लिनिएज प्रिंसिपल ऑफ सेल, लॉ ऑफ सेल लिनिएज बोलते हैं उसे वो दिया इन्होंने। और बेसिकली उसमें एक स्टेटमेंट थी, ओमनी सेलुला ई सेलुलर, जिसका मतलब है कि जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होता है। अब हम थोड़ा इनकी जो सेल लिनिएज थे, जिसे हम सेल प्रिंसिपल भी बोलते हैं, लॉ ऑफ सेल लिनिएज को, उसे हम देख लेते हैं। उसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिनसे कई बार क्वेश्चन भी आ चुके हैं। देखिए, लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन सेल, मतलब लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन सेल का मतलब है कि लाइफ सिर्फ सेल्स में ही एग्जिस्ट कर सकती है। हालांकि इसका एक्सेप्शन है हमारे पास, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन मॉडर्न जो हमारे साइंस डेवलप करी है उसमें सेल थ्योरी का एक्सेप्शन वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रियॉन सबसे बड़े एक्सेप्शन है। क्योंकि ये बेसिकली सेल एक कंप्लीट स्ट्रक्चर सेल का नहीं होता। अगर हम वायरसेस को देखें तो एक क्रिस्टलाइन, अब एक वही प्रोटीन और उसका ही तो स्ट्रक्चर है। और प्रियॉन्स तो पूरा खाली प्रोटीन है, पॉइजनस। इसको हम जब हम डिटेल में पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तो हम देखेंगे इसके बारे में कि सेल, ये जो वायरस है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है कि वायरसेस आर
द चेन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की वायरसेस बेसिकली चेन है, नॉट ऑर्गेनिजम्स, इट्स अ चेन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। सो अगला पॉइंट है जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन डीएनए एंड एक्सप्रेस्ड विद इन द सेल्स। देखिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है डीएनए के अंदर स्टोर होती है, और जब सेल डिवीजन हम पढ़ेंगे, जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो हम वहां देखेंगे कैसे सेल डीएनए रेप्लिकेट करता है, और जनरेशन टू जनरेशन जो है कैसे जो है डीएनए हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है उसे ट्रांसफर करता है। और डीएनए के अंदर जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन होती है वो काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, उसी के बेसिस पे स्ट्रक्चर ऑफ सेल और वर्किंग ऑफ सेल को भी कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि डीएनए के पास कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, जिसके हम जब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि डीएनए के पास बेस पेयर्स होते हैं, उसमें कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, और उनके बेसिस पे जीन जो है जीन रेगुलेशन होती है उनके बेसिस पे, और उसके बाद जो है बॉडी के फंक्शन और फिजियोलॉजी नॉर्मल वर्क करती है। सेल, फोर्थ पॉइंट है सेल डिस्प्ले होमोस्टेटिस एंड रिमेन अलाइव। देखिए सेल जो है होमोस्टेटिस, इस पॉइंट का मतलब आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि सेल जो है होमोस्टेटिस दिखाते हैं क्योंकि उन्हें जिंदा रहना होता है। होमोस्टेटिस बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट समझ नहीं पाते क्या है। होमोस्टेटिस बेसिकली एक चेंज को जो चेंज के खिलाफ जो बॉडी का रिएक्शन, चेंज के अगेंस्ट जो बॉडी का रिएक्शन होता है, ताकि इंटरनल फिजियोलॉजी डिस्टर्ब ना हो, इंटरनल फिजियोलॉजी मेंटेन रहे, उसको हम जो मेंटेनेंस को जो मेंटेन कर पाते हैं ताकि जिंदा रह सके, उसे हम होमोस्टेटिस बोलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है इन द पास्ट ना आए हो लेकिन फ्यूचर में आ सकते हैं, तो इसे हमारे को ध्यान रखना चाहिए असर्शन रीजन में खास तौर से। और इस बार जो नीट 2022 हुआ है उसमें असर्शन रीजन भर भर के आए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स मेरे को बता रहे थे कि असर्शन रीजंस काफी अच्छे खासी, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस और असर्शन रीजंस काफी अच्छे खासी क्वांटिटी में आए थे। डीएनए कंट्रोल्स स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ सेल, वही जो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि डीएनए स्ट्रक्चर और वर्किंग ऑफ सेल को कंट्रोल करता है। अब अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, सेल नेवर अराइज डीनोवो। अब डीनोवो का मतलब यहाँ पे समझने की कोशिश की है कि सेल कभी भी स्पॉन्टेनियसली जो है अराइज नहीं होते, सेल हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होते हैं। तो सेल नेवर अराइजेस डीनोवो का मीन्स यहाँ पे है कि सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइव होते हैं, तो इन्होंने थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को एक तरीके से डिस्कार्ड कर दिया। All cell have similar fundamental structure and a metabolic reaction। ये बेसिकली एक सिंपल पॉइंट है कि सब सेल्स का एक बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है, उनके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी बेसिक होते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑर्गेनेलीज होती हैं सेल के अंदर प्रेजेंट, और उनमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है, और फंक्शंस भी उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है रेगुलेट होते हैं। जो हमारा डीएनए हमको जो बोलता है करने को न्यूक्लियस के थ्रू, वो हमारे सेल्स जो है उनके अंदर फंक्शन होता है, तो डीएनए ही कंट्रोल करता है सब कुछ, वर्किंग ऑफ सेल को भी और स्ट्रक्चर ऑफ सेल को भी। अब न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल को यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में डिवाइड किया गया है। प्रोकैरियोटिक सेल्स बेसिकली आपके जो मोनेरा किंगडम, जो किंगडम मोनेरा होते हैं वो सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। और जो बाकी के 4 किंगडम बचे हुए हैं जिसमें प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया है, उन चारों में यूकैरियोटिक सेल होते हैं। प्रोटिस्टा में सिंगल सेल यूकैरियोटिक होते हैं, बाकी सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल्स में बेसिकली कुछ एक बहुत माइन्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, उनको हम थोड़ा समझेंगे तो हमारे को आगे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सेल बायोलॉजी के उन्हें समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्रोकैरियोटिक सेल में हम देखते हैं कि सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम हमारे को देखने को मिलता है, सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। वहीं उसके उसी से डिफरेंट बिल्कुल यूकैरियोटिक सेल में हमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी देखने को मिलती हैं, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी देखने को मिलती है। ऐसा कुछ भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता। प्लस यहाँ 70s राइबोसोम हमारे को देखने को मिलता है प्रोकैरियोटिक सेल में, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में हमें 70s और 80s दोनों टाइप के राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। और जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेकेड होता है, बेसिकली न्यूक्लियोइड बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। और यूकैरियोटिक सेल्स में वो नेकेड नहीं होता, वो एक न्यूक्लियस, जो डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस होती है उसके अंदर कवर्ड होता है और ऐसे हिस्टोन प्रोटीन के साथ ऑर्गेनाइज्ड होता है। हालांकि न्यूक्लियर डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ ऑर्गेनाइज होता है, लेकिन
जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें नॉन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए भी प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जैसी ऑर्गेनेलीज के अंदर। अब हम जरा देख लेते हैं इनके बेसिक डिफरेंसेस को, जो कि मैंने यहाँ टेबल के फॉर्म में आप देख सकते हैं कि सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम, डबल मेम्ब्रेन सिस्टम, 70s टाइप, बोथ 70s 80s टाइप। स्ट्रीमिंग मूवमेंट वाला पॉइंट शायद मैंने कवर नहीं किया था। स्ट्रीमिंग मूवमेंट जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से जो साइटोस्केलेटल होता है, जो यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता। तो हमें प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर स्ट्रीमिंग मूवमेंट देखने को नहीं मिलती, और यूकैरियोटिक सेल्स में हमें माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से स्ट्रीमिंग मूवमेंट देखने को मिलती है। न्यूक्लियर मटेरियल वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि नेकेड होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, मेम्ब्रेन नहीं होती और न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और डीएनए सर्कुलर होता है, हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएटेड नहीं होता। वहीं उसके उससे अलग यूकैरियोटिक सेल में हमारे को न्यूक्लियर मटेरियल एनवलप देखने को मिलता है न्यूक्लियस के अंदर, और साइटोप्लाज्म से अलग देखने को मिलता है क्योंकि डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है जो कि पोरस मेम्ब्रेन होती है। और डीएनए जो है प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर होता है और हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएट होता है। उसके उससे अलग न्यूक्लियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर डीएनए जो है लिनियर होता है, मतलब लिनियर मतलब सीधा, मतलब एक तरीके से हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। हम देखेंगे आगे जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को हम पढ़ेंगे, डबल स्टैंडर्ड भी होता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी होता है डीएनए, अलग अलग टाइप के डीएनए होते हैं, हम वो पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स में हिस्टोन प्रोटीन का कोई रोल नहीं होता, वो नेकेड डीएनए नेकेड जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, तो हिस्टोन प्रोटीन का तो वहाँ कोई रोल ही नहीं होता, एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती वहाँ पे। और डीएनए जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए जो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है वो बेसिकली सर्कुलर और हिस्टोन प्रोटीन फ्री होता है, जो कि हमारे को माइटोकॉन्ड्रिया जैसी ऑर्गेनेलीज, प्लास्टिड्स जैसी ऑर्गेनेलीज जैसे क्लोरोप्लास्ट वगैरह में देखने को मिलता है। साइटोप्लाज्म जो है उनके जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर हमारे को मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं देखने को मिलती। माइटोकॉन्ड्रिया तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वाली ऑर्गेनेलीज भी नहीं देखने को मिलती। और साइटोप्लाज्म जो है उनका यूकैरियोटिक सेल्स का, उनके पास बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हो गए हमारे उनके बेसिस पे, बेसिक डिफरेंसेस हमें समझ में आ गए यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में से। अब हम साइटोप्लाज्म पे आते हैं। साइटोप्लाज्म काफी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि साइटोप्लाज्म एक मेन अरेना होता है सेलुलर एक्टिविटीज का। जितने भी सेल के अंदर रिएक्शन होते हैं वो यहीं पे होते हैं, ताकि एक सेल को एक लिविंग स्टेट के अंदर रखते हैं ये रिएक्शन। मेटाबॉलिक कैटाबॉलिक रिएक्शन जो हम देखते हैं, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं वो मेटाबॉलिज्म का पार्ट होते हैं सेल का, और सेल को एक लिविंग स्टेट में रखते हैं। बायोमोलिक्यूल्स में हम देखेंगे कि लिविंग स्टेट क्या होती है, क्योंकि पूरी बायोकेमिस्ट्री आ जाती है बायोमोलिक्यूल्स में। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स भी। जो और बेसिकली साइटोप्लाज्म को इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया, सब्सटेंस दैट अकरिंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेनिंग द वेरियस ऑर्गेनेल्स एंड इंक्लूजन्स इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। बड़े अच्छे से हमने डिस्क्राइब किया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, जो डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं बहुत सारी, और इंक्लूजन बॉडीज होती हैं, उस पूरे वो उस सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट होती हैं जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और अगला पॉइंट मेन अरेना जो मैंने आपको बताया कि सारे केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग स्टेट में, इस लिविंग स्टेट को रखने में इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सब प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि सारे रिएक्शन वहीं पे होते हैं। और आप ये मान के चलिए कि सेल का जो वॉल्यूम होता है उसका हाफ जो है साइटोप्लाज्म ही बनाता है, और 90% जो है हाफ वॉल्यूम का वाटर होता है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेरियस केमिकल एंड स्टोरेज प्रोडक्ट्स इट फॉर्म्स क्रिस्टलो कोलाइडल सिस्टम। एक क्रिस्टलो कोलाइडल सिस्टम बनता है साइटोप्लाज्म का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी सेल के रिएक्शन को टेक्स प्लेस करने के लिए। प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स काफी इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं। ये आपका पूरा किंगडम मोनेरा जो है प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर बेस्ड है। पूरे उसमें बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। लेकिन हम प्रोकैरियोटिक सेल का थोड़ा
थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं ताकि हमारे को इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इनके पास प्रेजेंट नहीं होती, जो कि मैं आपको शुरू से बताता रहा हूँ। और राइबोसोम एक ऐसी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है जो हर सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो। हर प्रोकैरियोटिक सेल के पास सेल वॉल होती है, खाली माइकोप्लाज्मा को छोड़ के। माइकोप्लाज्मा को हम एक टर्म, एक निकनेम भी कहते हैं, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। और इसको आप सर्च कर सकते हैं, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं होती। तो इनका बेसिकली जो सेल वॉल का फंक्शन होता है कि एक बेसिक शेप और मैकेनिकल सपोर्ट देना, वो इनके पास नहीं होता। और ये काफी छोटे होते हैं माइक्रोप्लाज्मा, सबसे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को भी क्रॉस कर जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, हम पीपीएलओ भी बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा को। और ये आप लिख सकते हैं एनसीईआरटी के अंदर, मेंशन ना हो तो पीपीएलओ भी लिख बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। कोई हमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता। हमारे को बेसिकली जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेकेड होता है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है। और आउटसाइड जीनोमिक डीएनए प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है। सर्कुलर जो डीएनए जो प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है वो बेसिकली रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक, हम जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, प्लाज्मिड के बारे में, कैसे हम इसका यूज करते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए। बैक्टीरिया के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है प्लाज्मिड। बैक्टीरिया की शेप तो वैसे बहुत सारी होती है, लेकिन हमने शेप कुछ 4 शेप्स को डिसाइड करके, शेप और साइज की काफी सारी होती है, वेरी करती हैं काफी, क्योंकि सबसे डाइवर्स अगर कोई किंगडम आप कह सकते हैं तो मोनेरा है, क्योंकि बहुत डाइवर्सिटी है बैक्टीरिया में। लेकिन हम 4 फिर भी इनकी बेसिक शेप्स को लेके क्लासिफाई करते हैं। कोकस मतलब स्फेरिकल। अब कोकस में भी बहुत सारे होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। हम लेटर ऑन जब पढ़ेंगे तो हमारे को देखने को मिलेंगे। बैसिलस में हमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होते हैं रॉड शेप होते हैं। कोकस बेसिकली स्फेरिकल शेप होते हैं। विब्रियो जो है कॉमा शेप्ड होते हैं, और स्पाइरलम स्पाइरल शेप्ड होते हैं। तो बेसिकली हमने इस शेप के बेसिस पे 4 जो हम जो है क्लासिफाई करते हैं बैक्टीरिया को। अब बैक्टीरिया में जो है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स, क्योंकि बैक्टीरिया सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, बैक्टीरियल सेल जितने होते हैं, तो मीजोजोम काफी इंपॉर्टेंट है कि हम मीजोजोम को समझें। मीजोजोम जो है एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्योंकि हमारे पास ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती प्रोकैरियोटिक सेल में, तो हमें इनफोल्डिंग देखने को मिलती है सेल मेम्ब्रेन की। जो बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसमें इनफोल्डिंग्स देखने को मिलती है। और इन ये वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल। और रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो एंजाइम्स होते हैं, रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो प्रोसेस होता है, सिक्रीशन प्रोसेस जो होता है, जो अलग अलग ऑर्गेनली, अगर यूकैरियोटिक सेल में हम पढ़ेंगे कि अलग अलग ऑर्गेनलीज जो फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, वो यहाँ पे मीजोजोम परफॉर्म करती है। तो ये बेसिक बेसिक हम जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो हम बैक्टीरियल सेल के बारे में डिटेल में जब पढ़ेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल के वेरियस ऑर्गेनलीज और वेरियस फंक्शंस के बारे में, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑर्गेनली होती नहीं है। तो मीजोजोम हो गए, स्ट्रोमा लैमेले हो गए, ये सब कैसे कैसे परफॉर्म करते हैं फंक्शंस, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट साइज हैं सेल्स के जो हमें पता होने चाहिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। माइकोप्लाज्मा जो स्मॉलेस्ट सेल है 0.3 माइक्रोमीटर का होता है, बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच बोलते हैं। ह्यूमन आरबीसी जो है 7 माइक्रोमीटर लेंथ का होता है। नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स हैं, ये आपको बेसिकली अगर आप 2-3 बार इन्हें पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ये इसलिए है ताकि कोई एमसीक्यू डायरेक्ट इनमें से आ जाए तो आप आंसर कर सकें, आप ब्लैंक ना हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया है। अब हम पढ़ेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम सेल को बाहर से स्टडी करना शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले आती है बैक्टीरिया सेल की सेल वॉल। देखिए बैक्टीरिया सेल की सेल वॉल बहुत अलग तरीके की होती है, हमें उसे स्टडी करने के लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि अलग अलग तरीके की सेल वॉल हमारे को यहाँ देखने को मिलती है बैक्टीरिया सेल में। तो पहले हम बैक्टीरिया सेल की केमिकली जो कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप होता है उसके बारे में समझते हैं। ये 3 लेयर का होता है,
आउटर लेयर को हम ग्लाइकोकैलिक्स, देखो अब ग्लाइकोकैलिक्स में भी अगर लूज शीट प्रेजेंट है तो स्लाइम लेयर, और थिक और रफ शीट प्रेजेंट है तो उसे कैप्सूल बोलते हैं। और इनका अपना अपना सिग्निफिकेंस होता है, बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया ये वेरी करते हैं। जब हम मोनेरा किंगडम पढ़ेंगे, जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम मोनेरा किंगडम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इनका क्या सिग्निफिकेंस होता है। फिर जब आउटर लेयर ग्लाइकोकैलिक्स से अंदर आते हैं तो हमें सेल वॉल देखने को मिलती है, और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये बेसिकली बैक्टीरिया सेल वॉल की 3 लेयर होती है। बैक्टीरिया सेल जो सेल वॉल होती है, सेल एनवेलप जो होता है, उसको हम बेसिकली उसके बेसिस पे भी हम बैक्टीरिया को 2 पार्ट्स में डिस्क्राइब करते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इसमें काफी कंफ्यूज रहते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, एक ग्राम स्टेनिक टेक्निक थी, हैंस क्रिश्चियन ग्राम, 1884 में इन्होंने एक टेक्निक को फाइंड आउट किया था, इन्हीं की टेक्निक थी ये। इन्होंने बेसिकली बैक्टीरिया को ये वीकली अल्कलाइन सॉल्यूशन, क्रिस्टल वायलेट के वीकली अल्कलाइन सॉल्यूशन स्टेन करते थे, और उसकी स्लाइड बना के 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन के साथ उसे ट्रीट करते थे। उसके बाद उसे या तो वाटर, एसीटोन या 90% इथाइल अल्कोहल के साथ ट्रीट करके, वॉश करके, उसे जो है उस पे जिस बैक्टीरिया पे पर्पल स्टेन जो है रिटेन कर गया उसे हम ग्राम पॉजिटिव बोलते थे, और जिन पे पर्पल जो डीकलराइज हो गए उन्हें हम ग्राम, जिन पे पर्पल कलर नहीं रह पाया जो डीकलराइज हो गए उन्हें हम ग्राम नेगेटिव बोलते थे। इसके बेसिस पे पूरा हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, पूरा डिफरेंस बिटवीन आता है, और क्वेश्चन भी पिकअप होते हैं, और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। और इसके लिए मैंने एक इंटरैक्टिव टेबल बनाया है, जिससे आप के लिए इजी रहेगा कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बीच में आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है सिंपल होते हैं नेचर में ग्राम नेगेटिव के मुकाबले। हम देखते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ज्यादातर सिंगल लेयर्ड होते हैं, लेकिन ग्राम नेगेटिव 3 लेयर्ड सेल वॉल हमें देखने को मिलती है। सेल वॉल रिजिड होती है ग्राम पॉजिटिव की, और ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल कम रिजिड होती है। टिकोइक एसिड जो है ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है 5 to 10%, और टिकोइक एसिड एब्सेंट होता है ग्राम नेगेटिव में। ग्राम पॉजिटिव में पेनिसिलिन से लेके सेंसिटिविटी जो थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव में हमें सेंसिटिविटी देखने को ही नहीं मिलती। तो ऐसे ऐसे ये डिफरेंसेस हैं। स्पोर प्रोड्यूसिंग फॉर्म्स नहीं होती ग्राम नेगेटिव में, और स्पोर प्रोड्यूसिंग फॉर्म्स इंक्लूड होती हैं ग्राम पॉजिटिव में। तो इन बेसिक डिफरेंसेस को आप याद कर सकते हैं। उसके बाद मेरे को नहीं लगता ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में आपको कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है, सेल वॉल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ईयर टू ईयर जो है हमने देखे हैं कि नीट के अंदर और बोर्ड के अंदर भी डिफरेंट हमें पॉइंट इसमें से लिख सकते हैं। तो आप इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझिएगा सेल वॉल के, क्योंकि इसी के बाद हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, और धीरे 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 करके हम आगे बढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स की तरफ। तो सेल वॉल जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ये डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने करी थी 1665 में, क्योंकि स्लाइस कॉक को स्टडी कर रहे थे अपने माइक्रोस्कोप के अंदर। उन्होंने लेटर ऑन टर्म सेलुला भी दी थी इसके लिए, लेकिन बेसिकली उन्होंने सेल वॉल डिस्कवर की थी, सेल डिस्कवर नहीं किया था। बच्चे का स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज रहते हैं इसके रिगार्डिंग कि रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी या एंटोन वॉन ल्यूमेन। तो इसको मैं क्लियर कर दूं, एंटोन वॉन ल्यूमेन हुक ने पहली बार लिविंग सेल को डिस्कवर किया था और अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देखा था। और रॉबर्ट हुक ने सबसे सेल वॉल की डिस्कवरी की थी स्लाइस कॉक के अंदर, जो स्टडी वो कर रहे थे, और सेलुलर टर्म को उन्होंने कॉइन किया था। सेल वॉल, देखिए सेल वॉल के बहुत बेसिक फंक्शन होते हैं। एक तो आउटर मोस्ट होती है, रिजिड होती है, प्रोटेक्टिव होती है। ये नॉन लिविंग होती है, किसी भी तरीके की परमिएबिलिटी और शो नहीं करती। ये फुल्ली परमिएबल होती है, तो किसी भी तरीके की ये ब्लॉकेज नहीं देती किसी भी सब्सटेंस को। तो ये सपोर्टिव लेयर होती है, शेप देती है बेसिकली। और साइनोबैक्टीरिया प्रोटिस्ट के अंदर और प्लांट जो है ये होती है, लेकिन एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होती। क्योंकि हम एनिमल सेल और प्लांट सेल के भी हम डिफरेंस को जब देखेंगे तो सबसे बड़ा पॉइंट यही होता है कि सेल वॉल का जो है एब्सेंट होती है एनिमल सेल में,
सीधा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी एक लिविंग मेम्ब्रेन होती है, वो बैरियर की तरह काम करती है केमिकल। सेल वॉल बेसिकली दो पार्ट्स में बनी हुई है, मैट्रिक्स और सेलुलोजिक फाइबर। सेलुलोजिक फाइबर में हमारे माइक्रोफिब्रिल्स आ गए, और जो मैट्रिक्स है उसके अंदर जो है हमारा, मैट्रिक्स के अंदर हमारा जो पुराना जो पार्ट होता है, जिस जो हेमिसेलुलोज सेलुलोजिक फाइबर जो होता है, मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ हेमिसेलुलोज, पैक्टिन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह हो गए, इन सब का मिक्सचर होता है। लिपिड्स और वाटर भी हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन जो सेलुलोजिक फाइबर्स होते हैं वो हमारा अलग एक पार्ट बनाते हैं। प्लांट सेल जो होती है उनमें एल्गे की जो प्लांट सेल्स वॉल होती है उसमें हमारे को सेलुलोज, ग्लैक्टेंस, मैनेंस, मिनरल्स, कैल्शियम कार्बोनेट जैसे सब्सटेंसेस देखने को मिलते हैं। अलग अलग वेरी करता है एल्गे टू एल्गे। हम जब एल्गे प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो एल्गे के अंदर हम देखेंगे कि ग्रीन एल्गे, ब्राउन एल्गे, रेड एल्गे, अलग अलग टाइप के रोडोफ, उन्हें हम रोडोफाइसी, फियोफाइसी, मतलब इन सब के अंदर हम देखेंगे कि कैसे कैसे हमको कौन कौन किस किस टाइप की सेल वॉल और किस किस टाइप का रिजर्व फूड देखने को मिलता है। तो वो बात की बात है प्लांट किंगडम। लेकिन फिलहाल तो हमारे को सेल वॉल के बारे में समझना है। जो अदर प्लांट सेल वॉल होती है उनमें सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन्स और प्रोटीन देखने को मिलते हैं। हमारा अगला जो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। अब हमने सेल वॉल की बेसिक फंक्शंस को समझ लिया कि ये मैकेनिकल सपोर्ट और शेप वगैरह देती है। हम थोड़ा स्ट्रक्चर को समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, मिडल लैमेला और ये जो सेल वॉल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस ईयर टू ईयर मैंने इंक्रीज होते ही देखे हैं, घटते हुए नहीं देखे हैं। अगर सेल बायोलॉजी से कोई क्वेश्चन उठ के आता है तो एक क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन उठ के आते हैं, तो एक क्वेश्चन फिक्स हमारा जितना अभी तक हमने पार्ट किया है उससे हमने कवर कर लिया है। देखिए सेल वॉल जो है, मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और टर्शियरी वॉल। सबसे बाहर वाली वॉल जो है मिडल लैमेला होती है, और ये आप मान के चलिए ये फ्री सरफेसेस जो होते हैं, मतलब ये फ्री सरफेसेस पे प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि ये दो सेल के बीच में ही प्रेजेंट होती है, इंटरसेलुलर स्पेसेस के बीच में ही प्रेजेंट होती है, और ये अपने आप को रप्चर भी कर लेती है इंटरसेलुलर स्पेस बनाने के लिए। इसे आउटर मोस्ट सीमेंटिंग लेयर कहते हैं दो सेल्स के बीच की, और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी हुई होती है, और कैल्शियम पैक्टेट इसमें मेन कंपोनेंट होता है। अब थोड़ा इसे ध्यान से समझिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। कैल्शियम पैक्ट, ये सीधा डायरेक्ट पूछा जाता है कि मिडल लैमेला में जो है मेन कंपोनेंट क्या होता है, और कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट बच्चों को पता नहीं होता, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट जो है मिडल लैमेला इनसे बनी होती है, और मेन कंपोनेंट कैल्शियम पैक्टेट होता है। फ्रूट सॉफ्टनिंग हम देखते हैं, जेलेटिनाइजेशन होती है पैक्टिक कंपाउंड की, which is also called used as gelling agent। हम कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज में जो है हम पैक्टिक कंपाउंड्स को यूज करते हैं जेली जेली लाइक कंपाउंड, जेली लाइक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। फ्रूट सॉफ्टनिंग हम देखते हैं कि कोई भी फ्रूट जब नीचे गिरने वाला होता है, पक चुका होता है और नीचे गिरने वाला होता है, तो उसमें ये पैक्टिक कंपाउंड की जो है जेलेटिनाइजेशन शुरू हो जाती है, जिससे वो फल या फिर जो भी होता है फ्रूट वो नीचे गिर जाता है सॉफ्ट हो गया। तो ये जेनेटाइजेशन की वजह से गिरता है। पैक्टिक कंपाउंड की जेनेटाइजेशन नहीं होती तो वो लटका रहता। अब मिडल लैमेला के बाद जैसे ही हम अंदर आते हैं तो हमारे को पहली जो देखने को वॉल देखने को मिलती है वो है प्राइमरी वॉल। देखिए ये सिंगल थिन लेयर होती है, ये ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, इंटरसस्पेक्शन से ग्रो करती है। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। इंटरसस्पेक्शन जो है काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि स्टूडेंट्स इस टर्म में काफी कंफ्यूज रहते हैं, तो ये टर्म जरूर मैं आपको समझाऊंगा। इंटरसेक्शन एक ऐसी टर्म है जिसमें सेल वॉल स्ट्रेच करती है एक या तो उससे ज्यादा डायरेक्शंस में, ताकि सेल वॉल का जो जो न्यू सेल वॉल मटेरियल जो प्रोटोप्लाज्म के को मिल रहा है वो ओरिजिनल वॉल के साथ एम्बेडेड हो जाए। अब ये थोड़ा समझने के लिए आपको थोड़ा मैं समझाता हूँ कि जैसे सेल इंटरसस्पेक्शन एक ऐसा मेथड है, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ इसे, जिसमें सेल वॉल स्ट्रेच करती है एक से ज्यादा डायरेक्शंस में, ताकि जो न्यू सेल वॉल मटेरियल सिक्रीटेड बाय प्रोटोप्लाज्म है वो एम्बेडेड हो जाए ओरिजिनल वॉल के अंदर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं कि इंटरसस्पेक्शन क्या है,
मैंने 2 बार इसीलिए रिपीट किया है ताकि आप नोट करें और इसे लिखें, क्योंकि ये अभी तक आया नहीं है। लेकिन आया नहीं है इसका मतलब ये नहीं है ये आएगा नहीं। मेरिस्टेमेटिक पेरेन्काइमेटिस टिश्यू जो सेल्स होते हैं लीव्स के और फ्रूट्स के, और मेरिस्टेमेटिक और पेरेन्काइमेटिस सेल्स जो होते हैं उनमें वो जो है उनके पास प्राइमरी वॉल होती है, उनके पास प्राइमरी वॉल ही होती है बस। और इनके पास हेमीसेलुलोज ज्यादा होता है, सेलुलोज कम होता है। और सेकेंडरी वॉल में हमारे को उल्टा देखने को मिलेगा, हमारे को सेलुलोज ज्यादा देखने को मिलेगा और हेमीसेलुलोज कम देखने को मिलेगा। अब सेकेंडरी वॉल की बात चली गई तो सेकेंडरी वॉल को भी देख लेते हैं। सेकेंडरी वॉल्स हमारे को ज्यादातर मैच्योर सेल्स के अंदर देखने को मिलता है, और ये एडिशन एक तरीके से प्राइमरी वॉल के ऊपर एक्रीगेशन के थ्रू ग्रो होता है, क्योंकि प्राइमरी वॉल के ऊपर ही डिपॉजिट हुए मटेरियल से सेकेंडरी वॉल जो है डेवलप होता है। और सेकेंडरी वॉल जो है थिक होती है, रिजिड होती है, और 3 लेयर्स को हम इसमें डिफरेंशिएट करते हैं, S1 S2 S3 हम बोलते हैं ग्राउंड लेयर्स को। हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मेंशन कर दिया है ताकि अगर कोई पूछ ले तो आप बता सको कि S1 S2 S3 में हम जो है 3 लेयर्स में से डिफरेंशिएट करते हैं सेकेंडरी वॉल को। कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और जाइलम वेसल्स में हमें ये सेकेंडरी वॉल देखने को मिलती है। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ सेलुलोज ज्यादा देखने को मिलता है, हेमी सेलुलोज कम देखने को मिलता है। वही प्राइमरी वॉल में हेमी सेलुलोज ज्यादा देखने को मिलता था और सेलुलोज कम देखने को मिलता था। तो अब हम सेल वॉल के भी एंडिंग पार्ट में आ गए हैं। अब हम टर्शरी वॉल के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि ये हर किसी के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, कभी कभी जो है टर्शरी वॉल सेकेंडरी वॉल के ऊपर एक एक कंपोज्ड सेलुलोजाइलन का एक लेयर डेवलप हो जाती है, जिसे हम टर्शरी वॉल कह देते हैं, और ट्रैकीड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म में हमें ये देखने को मिलती है। अब हम फॉर्मेशन देख लेते हैं। समझे कि सेल वॉल की फॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पहले भी इन द पास्ट उठ चुके हैं, और बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि ये तो एनसीईआरटी में है नहीं, जबकि एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। सेल वॉल, और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टीलोफेज स्टेज जो होती है सेल डिवीजन की, वहां पे हमारे को सेल वॉल की ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। हम जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो हम एक एक कौन कौन सी फेज में कौन कौन से स्टेप होते हैं वो डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए आप इतना याद रखिए कि टीलोफेज, क्योंकि सीधा एमसीक्यू प्रीवियस ईयर आप जब लगाने बैठेंगे तो आपको सीधा एमसीक्यू देखने को मिलेंगे कि टीलोफेज स्टेज कौन सी स्टेज में जो है सेल वॉल की ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो इससे इससे अच्छा कि आप उस टाइम ब्लैंक हो जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन कर दिया पहले ही कि सेल साइकिल डिवीजन पढ़ाने से पहले ही कि आप सेल वॉल ऑर्गेनाइजेशन टीलोफेज स्टेज में जो है हमें देखने को मिलती है सेल डिवीजन की। और ईयर देखिए अब बनता कैसे है, सेल जो सेल प्लेट की जो फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है, और सेल प्लेट ही आगे जाके जो है हमारे को सेल वॉल बनाती है, हमें ये पता होना चाहिए। फ्रेगमेंट्स ऑफ ईयर और वेसिकल्स ऑफ गोल्जी बॉडी अपने आप को इक्वेटर पे अलाइन करते हैं। इक्वेटर मींस सेल के बिल्कुल बीचों बीच अलाइन करते हैं, जिन्हें हम फ्रेगमोप्लास्ट भी बोलते हैं। वो सेल प्लेट बनाते हैं, और सेल प्लेट ही लेटर ऑन जो है सेल वॉल बनती है। और इसमें हम सेलो सिंथेसिस जो हमारी प्लाज्मोलेमा, यहाँ पे हम प्लाज्मोलेमा सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेलुलोज के फॉर्मेशन में, क्योंकि प्लाज्मोलेमा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है सेलुलोज सिंथेसिस, उसके उससे फॉर्मेशन होता है सेलुलोज की। और सेल प्लेट ही जो है आगे जाके सेल वॉल बनाती है। लेकिन कुछ मटेरियल्स जैसे लिग्निन, सुबेरिन, क्विटिन, म्यूसिलेज, सिलिका, ये सब डिपॉजिट हो जाते हैं। ये वेरी करते हैं ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म कि हमारे को ये कैसे ये वेरी करते हैं ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म कि कौन कौन सी चीज कहाँ डिपॉजिट होती है, और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और यहाँ तक हमने सेल वॉल तक समझ लिया, और ये लेक्चर हमें देख रहा हूँ काफी लंबा हो गया है। थैंक यू फॉर बियरिंग मी। ये लेक्चर ऑलमोस्ट 34 मिनट्स का हो गया है, और मैं ऐसे ही शॉर्ट शॉर्ट लेक्चर्स को लेके आपको एक एक करके सेल सेल बायोलॉजी के एक एक कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो
प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उसी से मोटिवेशन मिलती है मुझे ये वीडियोस बनाने की। और जितना आप आगे किसी के साथ शेयर कीजिए जो जिसको पढ़ना हो, यूजफुल हो जिसके लिए, क्योंकि लोग आजकल आप शेयर नहीं करते तो फिर मोटिवेशन नहीं आती बेसिकली, क्योंकि काफी मेहनत लगती है हर एक वीडियो बनाने में। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स अगेन फॉर बियरिंग मी।